हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं उमेश सर, आपका केमिस्ट्री टीचर, हाजिर हूँ लेके अगला वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉरी, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। Make sure osmosis is not a colligative property. Osmotic pressure is a colligative property. Done? तो चलो समझते हैं पहले ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है आप समझो। दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं, दो सॉल्यूशन है, ऐसे समझो। यहाँ पे एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ कि ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट है मतलब आप समझते हो, सॉल्वेंट ज़्यादा है ना। सॉल्वेंट क्या है? ज़्यादा है, और सॉल्यूट क्या है? कम है। और यहाँ एक रखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। दैट मीन्स इसके कंपेयर में यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा सिंपल सा फंडा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आए एक बार में समझ जाओगे। ऑस्मोसिस का मतलब होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। आपको कंफ्यूजन होता है हमेशा के ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन में, तो मैं क्लियर करता हूँ तुम्हें। डिफ्यूजन में क्या होता है? सॉल्यूट का मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान सुनो, डिफ्यूजन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ। और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का पार्टिकल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है जहां वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ। ध्यान से सुनना, डिफ्यूजन में मोमेंट होता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड ऑस्मोसिस में मोमेंट होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। अब लगेगा आपको मैंने कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपने इस चैप्टर में, पूरी चैप्टर में बात की। कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिप्रेजेंट करे कि सॉल्यूट की तरह है सोल्यूशन में। सॉल्वेंट के अमाउंट को कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए मैंने हायर रीजन बोला, हायर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोला। तो अगर मैं बोलता हायर कॉन्सेंट्रेशन तो बात सॉल्यूट की होने लगती। क्लियरली, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन में सॉल्वेंट कम होगा। तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट, मतलब वाटर का मूवमेंट जब होने लगे, तो उसे ही हम नाम क्या देते हैं? ऑस्मोसिस। किसके थ्रू? अपने आप नहीं। बीच में ये जो आपको लग रहा है ये लाइन काहे के लिए बनी है? इट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका जो पोरस साइज है, पोर साइज है इसका, वो काफी स्मॉल है, जिसमें से सिर्फ क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही क्रॉस कर सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं, है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो यार एनिमल मेम्ब्रेन्स के बने होते हैं, प्लांट्स मेम्ब्रेन के बने होते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड्स का बना होता है ना। अब ऑब्वियसली अभी ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो और इससे रिलेटेड बात भी और भी करेंगे, मैंने आपको एक आइडिया दिया। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होके इस साइड से इस साइड जा रहा है, हायर रीजन से लोअर, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, उसी से पास हो रहा है तो उसमें प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। उसी प्रेशर को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इट्स अ फिनोमेना ओनली। लेकिन उसी मेम्ब्रेन से पास हो रहा है तो उस मेम्ब्रेन पे कोई प्रेशर लगा हो रहा होगा, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ऑस्मोसिस हो रहा है, तुम चाहते हो ना हो, तो तुम एक प्रेशर अप्लाई करोगे जिससे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हायर से लोअर की तरफ ना आए। जो प्रेशर तुम अप्लाई करोगे टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, उसे ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एक ही बात है ना। जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही तो तुम लगाओगे, स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोसिस फिनोमेना हो रही है, तुम उसको रोकना चाहते हो, ठीक है। ये नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप होगी। अगर ऑस्मोसिस तुम इसको रोकना चाहते हो, तो जो अमाउंट ऑफ प्रेशर तुम अप्लाई करोगे, या ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लग रहा है बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उसी को हम चैम्प्स क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पाई से। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये किसके इक्वल होता है? सी आर टी। पाई किसके इक्वल होता है? सी आर टी। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाओगे इस फॉर्मूले बेस पे। पाई इक्वल टू क्या होता है? सी आर टी। सी क्या है?
कि क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। आर क्या है, वैसे इसकी वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाली वैल्यू को इक्वल होती है, बट इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। और टी क्या है, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। जैसे आप याद करो ना, आप किशमिश जो खाते हो किशमिश, उसको वाटर में रख दो, सुबह देखो वो स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, होता है ना, स्वेल हो जाता है, मानते होगे, है ना। जैसे मम्मी अचार बनाती है, नींबू नींबू को नमक में ऐसे डाल के रख देती हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, स्वेल श्रिंक हो जाता है। तो ये क्या प्रोसेस, क्या है, ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। क्या हो रहा है, जो भी सॉल्वेंट है वो मूव कर जा रहा है फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कुकुम्बर खीरे को श्रिंक हो जाता है, कब, जब उसको पुल्ड कर दो सॉल्ट वाटर सोल्यूशन में। क्या होता है, क्योंकि खीरे से जो वाटर है वो निकल के कहाँ चला जाता है, सॉल्ट सोल्यूशन में चला जाता है। तो इसलिए खीरा क्या होता है, कुकुम्बर क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस। और इसको होने में जो प्रेशर अप्लाई आपने रोकने के लिए करोगे, या जो वॉल पे प्रेशर लगेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे, उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल। या उसी को दूसरे लहजे में हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कहां से मूव करता है बेटा, हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की तरफ। अरे जिधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल, आपको अच्छे से पता है। जहां सॉल्वेंट ज्यादा है इसका मतलब वहां वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट हायर से लोअर रीजन की तरफ जाएगा, इसका मतलब आप कह सकते हो कि हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की तरफ जब सॉल्वेंट का पार्टिकल फ्लो करता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। एंड टू प्रिवेंट दिस फिनोमेना द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी क्लियर हो गया होगा, बेसिक सा फंडा है, प्रीवियसली भी आपने इस टर्म्स को पढ़ा है, लेकिन अभी आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, मेरी बात ध्यान सुनेगा। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट। डाइल्यूट है इसका मतलब जो सॉल्यूट इसमें है वो लो है, वही लिखा है, एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है, जहाँ वाटर कम है तो ऑब्वियसली शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा होगा। तो डाइल्यूट से कहाँ जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट की तरफ। या आप कह सकते हैं हाई वेपर प्रेशर से कहाँ जा रहा है, लो वेपर प्रेशर की तरफ। कौन, सॉल्वेंट, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और इस वॉल पे लगने वाले प्रेशर को, या टू प्रिवेंट दिस प्रोसेस फिनोमेना, तो हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, मैंने बता दिया। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थ्रू द पाई। ठीक, ठीक। और ये पाई किसके इक्वल होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी। पाई किसके इक्वल होता है मेरे प्यारे बच्चों, पाई इक्वल टू होता है सी आर टी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आर क्या है, सॉल्बिलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821। सेम वही है, लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की थी। टी टेम्परेचर है, टी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर है तो यूनिट वही वही प्रेशर वाली ही होगी, है ना। ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, मान लो तुम ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उतना ही प्रेशर लगा रहे थे जितना वो इस मेम्ब्रेन पे लगा रहा था, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तुमने ज्यादा लगा दिया तब क्या होगा, तो सॉल्वेंट लोअर से हायर की तरफ मूव करने लगेगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जब एक्सटर्नल प्रेशर आपका ज्यादा हो जाएगा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, तब सॉल्वेंट का फ्लो रिवर्स हो जाएगा, वो लो से हाई की तरफ जाने लगेगा, तो बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये जो तुम बिस्लेरी पीते हो ना, है ना, उसको प्योरिफिकेशन जब हम वाटर का करते हैं, डीसेलाइनेशन करते हैं वाटर का, तो ये वही वाली प्रोसेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस हो जाती है वो, रिवर्स। नाम से देखो ऑस्मोसिस का रिवर्स, सिंपल, एक ही बार में समझ जाओगे, नाम से मतलब निकालो तो क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक चैम्प, मैंने बोला पाई इक्वल टू सी आर टी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, ये पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो एक साथ मैं लिख सकता हूँ पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। प्रोपोर्शनल को हटा दिया तो मैंने कांस्टेंट लगा दिया आर, सी आर टी है, एक ही बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। तो फॉर्मूला भी आपने डिराइव कर लिया, पाई इक्वल टू सी आर टी। अब दो सोल्यूशन है, मान लो दोनों का जो वो है ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या इक्वल है, तो ऐसे सोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आप एक सोल्यूशन मान लो, एक सोल्यूशन हम दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सिमिलर है, मतलब पाई वन इक्वल टू क्या है, पाई टू के, दोनों का बराबर है। हमने क्या बोला कि हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन है। क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू मी, आप हो हाइपरटोनिक। आप क्या हो, हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा,
टॉनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन, आप हाइपरटॉनिक हो गए और मेरा कम है तो मैं क्या हो गया, हाइपोटॉनिक, मैं हो गया हाइपोटॉनिक और आप क्या हो गए प्यारे बच्चों, हाइपरटॉनिक। और जब दोनों लोग बराबर थे तो वी बोथ आर आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। ठीक, सिंपल है, बच्चों वाला काम है यार। मैं आपकी कितनी बार तारीफ करूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ, वैसे भी बहुत समझदार हो, है ना। तो हाइपरटॉनिक मतलब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे से, हाइपो मतलब मेरा कम है आपसे, और आइसो मतलब हम दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इक्वल है। ठीक है, वही बात देखो यहाँ पे लिखी, आइसोटॉनिक में बराबर है, हाइपो में मेरा कम है आपका ज़्यादा है, या मैं जिस भी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, हाइपो मतलब तो ऑब्वियसली मेरा कम हो गया आपका ज़्यादा है, हाइपर मतलब आपका ज़्यादा है मेरा, सिंपल। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से समझ जाओ। अब हमें पढ़ना है डेविएशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको कौन एक्सप्लेन करता है, वांटॉफ फैक्टर। वांटॉफ फैक्टर से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा डेविएशन वर्ड का मतलब क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल, और आपने कोई ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल लिया है जिसको जैसे ही तुम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो या तो वो डिसोसिएट होने लगता है, टूट जाता है। जैसे मान लो मैंने NaCl ले लिया होता, सोच के देखो, NaCl इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको जैसे ही डिसॉल्व करोगे वाटर भी टूट जाएगा। देखो 1 मोल NaCl लिया था, वो टूट के एक Na प्लस बना देगा, 1 मोल Cl माइनस, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए ना, एक डिसॉल्व करो 2 बन जा रहे हैं, वैसे 1 मोल डिसॉल्व करोगे तो 2 मोल पार्टिकल बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। वैसे एसोसिएशन भी हो जाए, मान लो कभी कभी क्या होता है, आपने जैसे आपने ऐड किया आपने मॉलिक्यूल्स को, वो 2 मिलके 1 हो जा रहे हैं, डिसॉल्व करते ही वो हर 2 मिलके क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, मतलब आपने 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किया, वो हो कितने गए, 5। तो एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन हो जाए, इन बोथ केसेस द नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल चेंज, एंड अगर सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर चेंज हो रहा है दैट मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज। तो जो आप कैलकुलेट करोगे जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनसे कैलकुलेट करोगे, वैल्यू गलत आएगी, करेक्ट नहीं आएगी ना, क्योंकि यार एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो चुका है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेविएट हो जाएगी, करेक्ट नहीं आएगी, डेविएट हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, डेविएशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है। आप बोला हाँ सर बात तो आप सही बोल रहे हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ही चेंज हो जाएगा, either एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो फिर क्या करें, इन डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करें, तो वांटॉफ ने बताया कि इन डेविएशंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी वो चेंज हो जाएंगी, तो जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी और जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जो आप कैलकुलेट करोगे वो और जो ऑब्जर्व्ड मतलब जो फिक्स है वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गया। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए, इस एरर को इलिमिनेट करने के लिए वांटॉफ ने कुछ डिफाइंड किया और क्या बोला कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल। ऑब्वियसली हम पढ़ के बैठे हैं, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, जो भी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं को डिवाइड कर दिया कि फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन इनिशियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो भी डिपेंड करेगा। जैसे ये नंबर ऑफ इनिशियल है, ये नंबर ऑफ फाइनल है, इन्हीं दोनों का रेशियो क्या होगा, वो इसके इक्वल ही होगा। तो इन्हीं के रेशियो को ही प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, आई, और यही है वांटॉफ फैक्टर। रेशियो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइनली अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली, इनका रेशियो है, इसी को बोलते हैं वांटॉफ फैक्टर। या आप कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइनल अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो इनिशियल है, इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आई, मतलब बोलते हैं वांटॉफ फैक्टर। ठीक है, मतलब आप क्या बोल रहे हो, आप इसे इन शॉर्ट इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइनल होगी वो किसके इक्वल होगी, आई इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनिशियल। मतलब इनके कहने का सीधा सा मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी आपको लगे कि आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट होने का टाइप है, मतलब क्वेश्चन में लिख रहा हो आयोनाइज, एसोसिएट, डिसोसिएट, है ना, तो अपने आप समझ जाना कि आप जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े थे उन सब में आई से हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए ना, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाल रहे हो उसमें क्या हो जाएगा, आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब जैसे आप बोलोगे इसका मतलब नहीं समझ में आया सर, जैसे आपने पढ़ा नहीं था P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यही पढ़ा था। तो अब ये नहीं हो जाएगा, ये तो नॉर्मल केस है। जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाएगा तो हो जाएगा आई इंटू काई बी। जैसे आपने पढ़ा था डेल्टा टी बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, अब ये हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम।
जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ के लगे कि आपका सॉल्यूट डिसॉल्व करने पे या तो एसोसिएट हो जाएगा या तो डिसोसिएट, क्वेश्चन में लिखा होगा एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट होगा, नहीं तो देखो ना तुम्हारा सॉल्यूट कैसा है, आयनिक कंपाउंड होगा तो टूटेगा ही, क्लियर है। मैं कुछ एग्जांपल अभी दूंगा, वैसे भी सोच के देखो कि कोई आयनिक कंपाउंड ले लिया तो क्लियर है टूटेगा वो सॉल्यूशन में, ग्लूकोज डिसॉल्व कर रहे नहीं टूटेगा, NaCl करे टूटेगा, MgCl2 करे टूटेगा, यूरिया डिसॉल्व करे नहीं टूटेगा, है ना। ये सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही हैं, लेकिन कुछ टूट रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, तो आप इजीली पहचान जाओगे। और नहीं तो मैं हूं ना, काहे परेशान हूं, परेशान तुम्हें पहचानने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो सिंपल क्या हुआ कि अब हर फॉर्मूले में आप आई से मल्टीप्लाई करोगे टू रिमूव दिस एरर, अगर आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, फाइनल मतलब जो ऑब्जर्व्ड है, और इनिशियल मतलब जो कैलकुलेटेड है, आपने उसमें सिंपल क्या करोगे, आई से सिर्फ मल्टीप्लाई आपको कर देना है, जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूले में करके दिखाया, हर एक फॉर्मूले में आई से हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक। मतलब सारे फॉर्मूले कैसे हो जाएंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, ये देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला है, आई से मल्टीप्लाई, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला आई से मल्टीप्लाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT था, वो हो जाएगा आई इंटू CRT, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला है, आई इंटू काई भी हो गया, तो कुछ नहीं, सिर्फ आई से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सब में आई से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने भी फॉर्मूले आपने प्रीवियसली पढ़े, ठीक है। अब मैंने बोला दो ही चीजें होंगी, या तो एसोसिएशन होगा या तो डिसोसिएशन होगा, तो इन दोनों को समझते हैं। जैसे केस 1 है, हम एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो आपके पास क्या हुआ, n नंबर ऑफ आपने ए लिया है, वो जाके क्या हो गया, AN हो गया। अभी मैंने क्या बोला था, कुछ सोचो ना, मैंने क्या बोला अभी, n नंबर ऑफ लिया था और वो जाके AN, मतलब एटम्स लिए थे आपने, वो जा जाके मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला 10 आपने एटम लिए थे, वो जाके दो दो जोड़ के एक हो गए, मतलब 5 मॉलिक्यूल बन गए, क्या बन गया, 5 मॉलिक्यूल बन गया, है ना। वही लिख रहा है कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो n नंबर ऑफ आपने A लिया था, वो जैसे ही आपने डिसॉल्व किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो AN हो गया, देखो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया। तो इनिशियली मोल्स क्या रहे होंगे, A रहा होगा 1, जब शुरू में आपने लिया होगा तो आपने 1 लिया, तब ये कुछ भी नहीं था, 0 था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहां से जो भी टूटा, जैसे अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको ये वर्ड पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 में से ये अल्फा टूटा, तो ये हुआ कितना, ये बन गया अल्फा बाई n, ये क्या बन गया, अल्फा बाई n। तो अभी आपने पढ़ा आई किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल फाइनली अपॉन नंबर इनिशियली। तो टोटल फाइनली क्या हो गए, फाइनल क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और इनिशियल क्या था, 1 था। इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ये जो रेशियो है वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ फैक्टर। तो एसोसिएशन के केस में क्या निकल के आया, आई इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ मेरे लाल देखो ना, Na रखा था वो AN बन गया, ये देखो ना, मॉलिक्यूल्स बन गया एटम से, मतलब एसोसिएशन हो गया। इनिशियली ये 1 था तो ये 0 था, यहाँ से अल्फा माइनस हुआ तो ये क्या बना, अल्फा बाई n, क्या बन गया, अल्फा बाई n, सिंपल है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइनली क्या हो गए, इधर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, इनिशियली कितने थे 1, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपॉन 1 करोगे तो यही तो आएगा। तो एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। यहाँ पे आई क्या है, पॉइंट ऑफ फैक्टर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। जैसे मान लो आपने 2 ठो एटम A लिए, वो बाद में क्या बन गया, A2 एक मॉलिक्यूल बन गया। तो इनिशियली ये 1 था तो ये 0 था, जब आपने 1 में से 1 माइनस किया तो ये क्या बन गया, 1/2, और जितना बना है n क्या है, यही तो है अल्फा बाई n, n यही है जितना बना है वो 0.5। तो NF क्या हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 0.5, तो मतलब ओवरऑल 0.5 आ गया। मैंने एग्जांपल दिया था समझाने के लिए, ठीक। ये हो गया किसका, एसोसिएशन के केस में। ओवरऑल सिंपल एक लाइन में समझो ना, एसोसिएशन के केस में आई का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। और वैसे ही जब बात डिसोसिएशन की होगी मेरे प्यारे बच्चों, और एसोसिएशन का एग्जांपल देखो कहाँ होगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है बहुत बार, जब बेंजोइक एसिड, एग्जांपल क्या एसोसिएशन के इसका कैसे हमें पता चलेगा, तो ये एग्जांपल्स होंगे, जब बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, बेंजोइक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तब, या एसिटिक एसिड को इन बेंजीन किया जाए, तो ये क्या, कौन से प्रोसेस करने लगते हैं, एसोसिएशन। तो उनके लिए फॉर्मूला आई वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा, क्या करोगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, अभी जो आपने निकाला सिर्फ वही। तो याद कर लो अपने दिमाग में, जब भी बेंजोइक एसिड इन बेंजीन या एसिटिक एसिड इन बेंजीन होगा तो समझ लेना कि ये प्रोसेस एसोसिएशन हो रही है।
और अपने आप फॉर्मूले में आई ऐड हो जाएगा, और आई कहाँ से निकलेगा, इस फॉर्मूले से। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ, आपसे कोई पूछे कि बेंजोइक एसिड को बेंजीन में रिजॉल्व करते हैं तो ये एसोसिएट क्यों हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है भैया। बेंजोइक एसिड आपस में क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और दो मिलके एक बना लेते हैं। वैसे एसिडिक एसिड को जब बेंजीन में करते हो तो वो भी देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ना। सिंपल, एक में दिमाग में रख लो, पूछता है अगर एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में कि ये कैसे आपस में जुड़ जाते हैं, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे प्यारे बच्चों। मतलब तुमने 10 मॉलिक्यूल 10 बेंजोइक एसिड्स के अगर तुमने मान लो मॉलिक्यूल रिजॉल्व किए, वो 5 ही हो गए, मिलकर 5 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं डिसोसिएशन के केस में। सेम जैसे ऊपर किया था, तुम्हारे पास एन था वो टूट के हो गया Na, देखो ना, एन था वो टूट के Na हो गया। फिर से भाई इनिशियली क्या था, ये 1 था तो ये 0 था, ये 1 माइनस अल्फा हुआ तो ये क्या हो गया, N अल्फा। जैसे वहां अल्फा बाई एन था, ये N अल्फा। फिर वही फाइनल मोल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। इनिशियली कितना था 1, डिवाइड कर दिया तो ये आई की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। ये डिसोसिएशन के केस में फॉर्मूला यूज करोगे आप। जब आपको लगे डिसोसिएशन है तब आई कैसे निकालोगे, ऐसे। और आई क्यों निकाल लो, आपको पता है क्योंकि फॉर्मूले में आपको मल्टीप्लाई। तो एसोसिएशन के केस में क्या था, डिसोसिएशन के केस में क्या है, आई की वैल्यू प्लीज आप अच्छे से अपने जहन में बैठा लो। एसोसिएशन के केस में क्या था, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और डिसोसिएशन के केस में क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये है आपका आई की वैल्यू इन द केस ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा है इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ठीक, आपसे पूछेगा क्या है रिलेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो आप सोच के देखो। इन शॉर्ट, जब एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। और जब डिसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, पहले NaCl था, मतलब 58.5, 23 प्लस 35.5, लेकिन जब तुमने रिजॉल्व किया वो टूट गया तो मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया। तो डिसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, कम, और एसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो अभी आपने जो बोला मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। या मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। गिवन मास तो ऑब्वियसली फिक्स है, मोलर मास में चेंज होने वाला है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन इनिशियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या इनवर्सली है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा मोलर मास इनिशियल अपॉन मोलर मास फाइनल। इसी को अगर मैं आई के टर्म में लिखूं तो भाई ये किसके इक्वल है, आई के, तो ये भी इक्वल हो गया आई के। मतलब आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर अगर मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में चेक करो तो आई किसकी इक्वल हो गया, जो कैलकुलेट करोगे अपॉन जो ऑब्जर्व्ड होगा, है ना। डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेटेड क्या है, ऑब्वियसली वो ज्यादा है। जो तुम ऑब्जर्व करके निकालोगे वो क्या आएगा, कम आएगा। ये ज्यादा है और जो तुम निकाल रहे हो वो क्या आएगा, कम। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर, और एसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगी, लेस देन 1। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आई इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन, और आई इज लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन। तुम्हें लग रहा है सर थोड़ा कंफ्यूजन है, तो सोच के देखो। जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ जो फाइनल मॉलिक्यूल है और जो नंबर ऑफ इनिशियल है मोल्स, वो बताओ कौन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन के केस में एन फाइनल ज्यादा हो जाएगा ना भाई, एक था टूट के 2 हो गया तो ये ज्यादा हो गया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 1 आ गई ना। तो आई ग्रेटर देन 1 कब आएगा, डिसोसिएशन के केस में। देखो यही तो यहाँ लिखा है, कई रास्ते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के, आप कैसे भी दिमाग लगा लो। और एसोसिएशन में क्या होगा, 10 डाले थे 5 ही हो गया, मतलब फाइनल हो गया 5, इनिशियली था 10, ये वैल्यू 1 से कम आई। तो एसोसिएशन के केस में क्या है, 1 से वैल्यू का आएगी कम। तो एसोसिएशन में आई इज लेस देन 1 एंड डिसोसिएशन में आई इज ग्रेटर देन 1। अभी क्लियर। देखो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में भी आई का रिलेशन बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी आई का रिलेशन बता रहा हूँ, और मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में भी बता रहा हूँ। एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड। कैलकुलेटेड मतलब जो तुम कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले से, ऑब्जर्व क्या है, जो होता है। इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, दैट मीन्स आई। ठीक, जैसे छोटा सा दिखा रहा हूँ तुम्हें। मैंने बोला कि ये 4 और 5 ऑप्शन है, इनमें से पूछ रहा है सब कितने 0.10 मोलर एक्वा सोल्यूशन है सबका। ठीक है, कह रहा विच वन एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो सोचो ना, लार्जेस्ट किसमें होगा, सब में आई का तुम मल्टीप्लाई कर चुके हो, आई इंटू क्या होगा, के एफ इंटू एम। तो जिसका आई ज्यादा होगा उसके लिए पूरा पूरा डेल्टा टी एफ भी ज्यादा होगा। और आई मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइनली ऑब्टेन्ड। ये टूटेगा किसमें, के प्लस सी एल माइनस, मतलब इसमें 2 होंगे। ये आपको पता है, ये टूटने वाला नहीं है, एक ही रहेगा।
K2SO4 में 2K होगा, 2K और 1 SO4 मतलब टोटल 3 मिलेगा I। Al2SO4 में 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट मतलब 5 मिलेगा, और NaCl में 1 Na और 1 Cl मतलब 2 आयन मिलेंगे। भाई NF नंबर ऑफ एटम्स फाइनली, मोल्स फाइनली अपॉन नंबर ऑफ इनिशियली। तो देखो टूट रहा है, इनिशियली तो सब 1 ही था ना, फाइनली वाले बता रहा हूँ, इन्हीं के रेशियो को मैं बार बार लिख रहा हूँ सबका। तो आपने क्या नोटिस किया, इसमें डी में सबसे ज्यादा आई की वैल्यू है, इसका मतलब इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी से ज्यादा होगा। एक बार सोच लो, फिर से ध्यान से देख लो, फिर से ध्यान से देख लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में ज्यादा है, खुद सोचो। सब में जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसी में होगा। KCl टूटेगा K प्लस Cl माइनस, तो फाइनली कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनिशियली कितना था 1, तो 2/1 कितना है 2। ये टूटेगा ही नहीं तो 1/1 1 ही आएगा। ये K2SO4 टूटेगा 2K प्लस में और 1 SO4 माइनस 2 में, तो टोटल आयन कितना होगा 2K और 1 SO4, 3/1 मतलब 3, वैसे ये 5 में वैसे 2 में। तो इसमें सबसे ज्यादा आई की वैल्यू किसके लिए है, Al2SO4 के थ्राइस के लिए। दैट मीन्स यही इसी में क्या होगा सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसी में होगा मेरे बच्चों। ठीक है, ऑब्वियसली लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा जिसमें हाईएस्ट माइंटऑफ फैक्टर होगा। आई मैंने निकालना आपको सिखा दिया ने, देख सकते हो में आई की वैल्यू ज्यादा, वही आपका क्या। ठीक है, ठीक। अब पूरे इसमें जो पॉइंट्स आपको याद करने के लिए है वो क्या है, पॉइंट ऑफ फैक्टर का रिलेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ ये है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड। एसोसिएशन के केस में क्या है, आई लेस देन 1, और आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। और डिसोसिएशन के केस में आई क्या होता है ग्रेटर देन 1, और ये किसके इक्वल होता है आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया है, इसमें टेंशन मत रहना कि ये क्या हो गया। मतलब क्या है, मोर द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ फैक्टर मोर इज द डेविएशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। भाई ऑब्वियसली सब में आई से मल्टीप्लाई किया है तुमने हर बार फॉर्मूले में जब भी डेविएशन हुआ है, तो जितना ज़्यादा आई होगा उतना ज़्यादा डेविएशन होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, मतलब उतना ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, है ना, उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इट मीन्स मोर द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाई वन मॉलिक्यूल मोर इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई की वैल्यू बढ़ा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक, जो आपने पढ़ा उसी को मैंने रिवाइज एक तरीके से आपको एक पीपीटी में इस पेज में आपने बोला कि हाँ सर एक साथ रिवाइज कर लें। ठीक है, बातें आप लिखे, हम आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स कन्वर्जन वाले फॉर्मूले, रिलेशन क्या, मोल फ्रैक्शन का मोलैरिटी के साथ, मोलैरिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ, मोल फ्रैक्शन का मोलैलिटी के साथ, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन का, मोलैलिटी मोलैरिटी में, मोलैरिटी मोलैलिटी में। ये फॉर्मूले क्यों है, इसका एप्लीकेशन पता है, अगर आपको ये याद रहेंगे तो आप जब भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। मतलब ये 100 बच्चों में से 95 को नहीं पता होता, अगर आप उस 5 बच्चों में आना चाहते हैं तो ये रिलेशन जो है आप याद कर लो, इससे जो भी कैलकुलेशन होगा आपकी वो शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, फटाक से आंसर दे पाओगे। जैसे मान लो मैंने आपको मोल फ्रैक्शन दिया और आपसे मोलैलिटी पूछा, अब सोच के देखो तुम्हें लगेगा अरे यार कैसे निकलेगा सर, सिर्फ मोल फ्रैक्शन देके आप मोलैलिटी पूछ ले रहे हो, बड़ा मुश्किल है, नहीं निकलेगा, है ना, लेकिन निकल जाएगा। देखो किसी जरूरत नहीं, मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैलिटी में रिलेशन है। देखो मोलैलिटी मैंने तुम्हें दिया है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ, या मोल फ्रैक्शन दिया है मोलैलिटी पूछ रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी डाउट होगा आप रिलेटेड मेरे से बात करेंगे, मैं कन्फर्म वो दूर करूँगा। तो अब हमने चैप्टर को थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ, है ना, फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम लोग बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिए, जय श्री राधे, अपना और अपना नाम रोशन, अपना और पेरेंट्स का नाम। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।